नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। और आज हम पहला यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज से शुरुआत कर रहे हैं दूसरे यूनिट की। दूसरे यूनिट में जो पहला चैप्टर हमारा है वो है 4 ब्लॉक अप्रोच एंड ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। 4 ब्लॉक अप्रोच क्या है उसके बारे में इसमें बातचीत होगी और लैंग्वेज के ओरली डेवलपमेंट पे बात होगी, मौखिक लैंग्वेज की बात होगी। आज हम जितना कवर करेंगे वो केवल और केवल इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। दूसरा इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, जानेंगे 4 ब्लॉक अप्रोच के बारे में, थोड़ा लैंग्वेज के बारे में और इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी कुल मिला के बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा सा ही वीडियो रहेगा। आपके सुझाव भी ऐसे ही हैं कि वीडियोस बहुत लंबे ना किए जाए, तो हम रोजाना 1 या 2 टॉपिक पे बात करेंगे। अगर छोटे टॉपिक्स हैं तो 2, और अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो केवल और केवल 1 टॉपिक पे बात करेंगे और वीडियो की लेंथ अप्रोक्सीमेट आधा घंटे से 45 मिनट की रहा करेगी। ठीक है, बहुत जल्दबाजी है नहीं, हम दूसरे यूनिट पे पहुंच गए हैं। एक यूनिट हमने पिछले 14 दिनों में कंप्लीट किया है, 2 सप्ताह का समय लगा है हमें एक यूनिट कंप्लीट करने में। अगला यूनिट थोड़ा बड़ा है तो हम ये मान के चलेंगे कि 3 सप्ताह लग जाएंगे, 4 सप्ताह लग जाएंगे, बहुत ज्यादा। तो बहुत जल्दबाजी भी नहीं, आराम से हम सीख रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए एक बार। आप जितने भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उन ग्रुप्स में एक बार शेयर कर दीजिए। अगर क्वांटिटी अच्छी होती, लोग ज्यादा जुड़ते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और चीजों को बेहतर रखने में मुझे मदद मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है 4 ब्लॉक अप्रोच एंड ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट और 4 ब्लॉक अप्रोच लैंग्वेज लर्निंग के मामले में क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं। ये पूरा हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का, जितना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे लर्निंग आउटकम्स पे, और ये दोनों काम हम आज की ही क्लास में करने वाले हैं। आज ही हम ये करेंगे, इंट्रोडक्शन भी और लर्निंग आउटकम्स भी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द 4 ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। 4 ब्लॉक के बारे में हमें एक समझ डेवलप करनी है, उसको हम पढ़ेंगे। और कैसा, जैसा कि बताया गया है एनसीएफ-एफएस में और एनसीएफ-एसई में। ठीक, फिर आता है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन L2। लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज का ओरल डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे, फाउंडेशन फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन L2। यानी ये दो चीजें जो है ये फाउंडेशन तैयार करती हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग ये फाउंडेशन तैयार करती हैं किसी भी लैंग्वेज का। हालांकि हम बात किसकी करने वाले हैं, हम बात स्पेशली L2 के संबंध में करने वाले हैं, और L2 के संबंध में भी स्पेशली इंग्लिश। उसके बाद इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस फॉर ओरल लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए हम क्लासरूम में किन किन समावेशी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के इतना ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके थ्रू हम इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लास्ट में हम पूरे को सम अप करेंगे, यानी उनकी उसको समराइज करेंगे, एंड एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा पूरा आज के चैप्टर का सिलेबस है। शुरुआत हम करेंगे कहां से, इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है ये जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप में से ही किसी भाई ने ये सजेस्ट किया था कि जब भी आप किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो उससे पहले उसको थोड़ा समराइज कर देना चाहिए। तो मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूं, पहले इस टॉपिक को प्रॉपरली एक बार समराइज कर दूं। उसके बाद जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक एक वर्ड करके, आराम से एक एक सेंटेंस करके उसको हम पढ़ें। पहली चीज, लैंग्वेज जो है पूरे अध्ययन का, हम जो भी पढ़ते हैं, हम जो भी सीखते हैं, हमारे पूरे एजुकेशन का आधारभूत जो पत्थर हम कहेंगे, या जो जिसे हम नींव का पत्थर कहेंगे, वो लैंग्वेज। हमारी पूरी एजुकेशन लैंग्वेज पे निर्भर करती है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर लैंग्वेज ही ना हो
तो आप क्या सीखेंगे? बिना लैंग्वेज के कुछ भी सीख पाना संभव नहीं है, क्योंकि वहीं से सीखने की शुरुआत ही होती है। हम जो भी सीखेंगे वह लैंग्वेज के थ्रू ही सीखेंगे। दूसरे की बात हम सुनेंगे तो समझेंगे, अपनी बात कहेंगे, और कहने और सुनने दोनों के लिए हमें चाहिए होता है एक मीडियम, और वो मीडियम होती है लैंग्वेज। अब हमारे पास जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे, जितने ज्यादा माध्यम होंगे सीखने के, हमारी जो लर्निंग है उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात भी इसी के साथ दिमाग में बैठा। अगर हम एक ही तरीके से सीख रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि हम उतना नहीं सीख पाएंगे जितना हम एक से अधिक तरीकों से सीखते हैं। तो हमारे पास अगर 2 से 3 भाषाएं हैं तो निश्चित तौर पे हम ज्यादा सीखेंगे, और अगर हमारे पास एक ही भाषा है तो हम उससे कम सीखेंगे। और ये बात हम पीछे एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग सेकेंड में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि दूसरी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इस पे हम बात कर चुके हैं। एक तो बात ये होगी कि भाषा जो है वो अधिगम का केंद्र होती है, अधिगम की नींव का पत्थर होती है। जब तक भाषा नहीं है तब तक अधिगम कर पाना संभव नहीं है। तो बाकी आप कुछ भी सीखें, लेकिन उसका माध्यम एक लैंग्वेज रहेगी, एक भाषा रहेगी। अगर आपके पास वो माध्यम ज्यादा है तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमारी इनकम है। ठीक, इनकम क्या है? इनकम के मीन्स आपने बना रखे हैं कि वहां से सैलरी आ रही है, ये बिजनेस चल रहा है, यहाँ से ये पैसा आ रहा है। तो वो मीन्स हमारे पास जितने ज्यादा होंगे, माध्यम जितने ज्यादा होंगे आय के, हमारी आय उतनी ज्यादा होगी। ठीक वैसे ही सीखने का जो माध्यम है वो भाषा है। तो हमारे पास जितनी ज्यादा भाषाएं होंगी, हमारे पास हमारा अधिगम भी उतना ही ज्यादा होगा। एक तो बात इस पूरे इंट्रोडक्शन में ये बताई गई है। दूसरी बात जो बताई गई है कि दूसरी भाषा जब आप सीखते हैं तो दूसरी भाषा के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई और कहा गया, सेकेंड लैंग्वेज मस्ट नॉट इम्पोज। लादी नहीं जानी चाहिए दूसरी भाषा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। जनरली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी तक था, जब तक एनसीएफ और एनईपी नहीं थे तब तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, और प्रैक्टिकली आज भी बहुत कुछ वैसा ही है, बदला कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं भी उन पे हम बात करेंगे। अगर भाषा को आप ला देंगे तो वो फिर बोझ बन जाए। जबरदस्ती आप सिखाने का प्रयास करेंगे तो भाषा एक बोझ बन जाएगी। जबकि प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जैसे करके बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है, मदर टंग सीखता है, हम लैंग्वेज सेकेंड की लर्निंग में भी वही प्रोसेस अपनाएं। और वो प्रोसेस कैसा है? वो प्रोसेस है ग्रेजुअल और नेचुरल। एक तो वो धीरे धीरे काम करता है और दूसरा वो नेचुरल है, यानी बच्चा पहले उस भाषा को सुनना सीखे, फिर उस भाषा को बोलना सीखे, और ये सब कैसे सीखे? परिवेश से सीखे। यानी उसे ये ना लगे कि उसे कुछ नया सिखाया जा रहा है, बल्कि ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाए कि उसे लगे कि जैसे उसने वो वाली भाषा सीखी है, यानी नॉर्मल ये तो होता ही है, उसे ये लगे कि ये तो होता ही है, उसे सिखाया नहीं जा रहा, तो वो आसानी के साथ सीख पाएगा। पहली बात, पूरी लर्निंग का सेंटर लैंग्वेज है। दूसरी बात, सेकेंड लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो लादी नहीं जानी चाहिए बच्चे के ऊपर, वरन उसे धीरे धीरे और नेचुरल वे में बिल्कुल वैसे ही एडॉप्ट करवाया जाना चाहिए जैसे कि उसने अपनी मातृभाषा को एडॉप्ट किया है। इससे पूरी लर्निंग इंटरेस्टिंग रहेगी और टिकाऊ भी रहेगी, क्योंकि पहली भाषा जब बच्चा सीखता है तो उम्र भर उसको भूलता नहीं, कारण उसके परिवेश में वो भाषा होती है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि बच्चे को ऐसा परिवेश प्रदान करें जिससे कि वो बड़ी आसानी के साथ सेकेंड लैंग्वेज को सीख सके। दो बातें। तीसरी बात, जब हम माहौल की बात करते हैं कि माहौल ऐसा होना चाहिए, माहौल वैसा होना चाहिए, तो शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग के लिए एक प्रॉपर ठीक ठाक एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की जिम्मेदारी इस बात को लेकर के और बढ़ जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेकेंड लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर होती है। अब ऐसे में केवल उतने समय में जितना समय विद्यालय का है,
उतने ही समय में ऐसा एटमॉस्फेयर टीचर को क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर टीचर को बनाना पड़ेगा कि बच्चा उस एटमॉस्फेयर में ढल पाए और धीरे धीरे करके सेकेंड लैंग्वेज को सीख पाए। यानी सेकेंड लैंग्वेज में विद्यालय में बात की जाए, उसमें कविताएं सुनाई जाए, कहानी सुनाई जाए, उसके शब्दों को बहुत बार दोहराया जाए, बोला जाए, कहा जाए, उनका मतलब बताया जाए। तो एक ऐसा परिवेश, बाइलिंगुअल परिवेश, अगर सही बात कहें तो विद्यालय का परिवेश बाइलिंगुअल होना चाहिए। मदर टंग तो बच्चा घर से सीख के आता है, जीरो बच्चा तो हमें नहीं मिलता। हम ये नहीं कर सकते कि भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं थी ऐसा बच्चा मुझे मिला। हाँ, हो सकता है वो भाषा में दो काम अभी ना सीखा हो, वो लिखना ना सीखा हो, वो पढ़ना ना सीखा हो, लेकिन वो सुनना और बोलना तो सीख के आता ही। ओरल लैंग्वेज को तो वो सीख के घर से ही आता है, बस रिटन नहीं सीखा होता है, वो हमें सिखानी होती है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में वो लिसनिंग और स्पीकिंग भी सीख के नहीं आया होता, बस यहीं पे एक एक्स्ट्रा बर्डन टीचर के ऊपर आ जाता है कि पहली लैंग्वेज में वो 4 में से 2 काम सीख के आया है, केवल 2 काम उसको सिखाने हैं, जबकि दूसरी लैंग्वेज में उसे चारों काम विद्यालय में ही सिखाने हैं। अब वो पहले वाले जो 2 काम है वो सिखाने के लिए एक परिवेश तैयार करना पड़ेगा, एक ऐसा पर्यावरण, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा जहां वो पहले वाले 2 काम सीख ले। पहली बात, फिर मैं रिवाइज कर दूं, पहली बात संपूर्ण अधिगम का केंद्र भाषा है। दूसरी बात, दूसरी भाषा सिखाते समय दूसरी भाषा बच्चे के ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए, बल्कि एक ग्रेजुअल और नेचुरल वे में, जैसे कि उसने लैंग्वेज फर्स्ट सीखी है वैसे ही उसकी प्राथमिक 2 अवधारणाएं यानी बोलना और सुनना उसको सिखाया जाना चाहिए। चुनौतियां शहरी क्षेत्रों में L2 के मामले में थोड़ी कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए टीचर के पास पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं होते हैं, पर्याप्त टीचर ही नहीं होते हैं, और अगर पर्याप्त टीचर हैं तो लैंग्वेज लर्निंग में ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीचर्स की हमारे यहाँ बहुत कमी है, ये भी बड़ी समस्या है। ठीक है, अगली बात कि इन सब से निपटने के लिए टीचर को करना क्या चाहिए। तो कुछ आसान चीजें हैं, बच्चे को एक्सपोजर देना चाहिए। एक्सपोजर कैसे दें? कहानियों के माध्यम, कविताओं के माध्यम से। पहले अर्थ उन्हें पता लग जाए इसकी जरूरत नहीं है, वो उन शब्दों से अभ्यस्त हो जाए, वो कम से कम इतना तो जान ले कि ऐसे भी कुछ चीजें बोली जाती हैं, इतना जान ले। फिर वो उसको बोलना जान ले। बोलना कैसे जानता है? छोटा बच्चा बोलना सीखता है रिपीटिशन से, यानी दोहराव से। आप एक बार एक शब्द बोलेंगे, वो भी बोलेगा, बार बार जब ऐसे शब्दों को बोलेंगे तो उसका जो टंग का ट्विस्ट है, जुबान का मुड़ना है, वो दूसरी लैंग्वेज की तरह हो जाएगा और वो आसानी के साथ फिर शब्दों को बोल पाएगा। तो कुल मिलाकर के इतना निचोड़ है इस पूरे इंट्रोडक्शन का, जिसको अब हम प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा करके एक एक सेंटेंस करके पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आज की क्लास में जो मैंने बदलाव किया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी बताइए, आया है तो भी बताइए। बाकी आगे हम लोग जैसे चलते थे वैसे चलेंगे। सबसे पहले दिया गया है लैंग्वेज इज द फाउंडेशन अपॉन विच लिटरेसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिल्ट। लैंग्वेज वह फाउंडेशन है, आधारशिला है, फाउंडेशन मतलब आधारशिला है, ऑन विच जिसके ऊपर लिटरेसी यानी साक्षरता एंड कम्युनिकेशन और वार्तालाप, स्किल्स माने कौशल, आर बिल्ट निर्मित किए जाते हैं या उनका निर्माण किया जाता है। अब देखो, मैं एक एक शब्द को बताते हुए चल रहा हूं, इससे भी और आसान फिर करना मेरे लिए संभव नहीं रहेगा। एक एक शब्द को मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसान तरीके से। लैंग्वेज इज द फाउंडेशन, लैंग्वेज वह आधारशिला है, अपॉन विच जिसके ऊपर साक्षरता और वार्तालाप के कौशलों का निर्माण होता है। यानी लैंग्वेज ही वह नींव का पत्थर है जिसके ऊपर अधिगम का मकान बनता है। अधिगम की इमारत लैंग्वेज के नींव के पत्थर के ऊपर ही निर्मित की जा सकती है, ये समझना होगा। इट इज सेंटर टू ऑल लर्निंग, ये केंद्र है, आप जो भी सीखते हैं उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र है लैंग्वेज। ये कब काम आएगा? अभी आप कहेंगे कि ये तो एक्स्ट्रा बातें होंगी बहुत सारी, जब आप आंसर से लिखेंगे ना प्रश्नों के, तब ये सब चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फंडामेंटल स्टेज यानी 2022 वाला NCFFS
एडवोकेट्स दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर एंड एट ईज, बच्चे अच्छा सीखते हैं और एट ईज मीन्स आसानी के साथ सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं। व्हेन दे आर इनकरेज्ड, जब उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, जब उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है टू यूज लैंग्वेज, लैंग्वेज का प्रयोग करने के लिए इन अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव और सपोर्टिव, सहायक, सपोर्टिव मतलब सहायक और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, ये महत्वपूर्ण बात। व्हाट NCFFS 2022 सेज अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में NCFFS क्या कहता है? तो NCFFS ये कहता है कि बच्चे अच्छा सीखते हैं और आसानी से सीखते हैं। कब? एक कंडीशन है, बच्चा आसानी से और अच्छा तभी सीखते हैं जब उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। काहे के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? भाषा के सकारात्मक और सहायक पर्यावरण, यानी एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जो उन्हें सहायता भी देता है और पॉजिटिव भी होता है, तो बच्चे बढ़िया सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात, वो कैसे सीखते हैं? आसानी से, उनके ऊपर कोई बर्डन, कोई भार, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता है, वो आसानी के साथ सीखते हुए चलते हैं। इन इंडियन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, भारतीय बहुभाषी कक्षाओं में, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, बहुभाषी एक से अधिक भाषाओं वाली बहुभाषी कक्षाओं में, स्पेशली यानी विशेष रूप से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई के संदर्भ में डेवलपिंग ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज को विकसित करना, मौखिक भाषा को विकसित करना इन अ सेकेंड लैंग्वेज यानी L2 में रिक्वायर्स, आवश्यकता पड़ती है, इंटेंशनल, इंक्लूसिव एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव पेडागोजिकल अप्रोचेज। रिक्वायर्स मतलब जरूरत पड़ती है, काहे की जरूरत पड़ती है? इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। इंक्लूसिव मतलब समावेशी, जिसमें सब शामिल हो जाएं। एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, जो संदर्भ के प्रति जागरूक चीजें हों या संदर्भ के प्रति जुड़ी हुई चीजें हों। पेडागोजिकल मतलब शैक्षिक विज्ञान, शिक्षा विज्ञान। अप्रोचेज मतलब आपको पता ही है, तरीके। अब इस पूरी बात में क्या कहा गया है कि जो भारतीय बहुभाषी कक्षाएं हैं, उनमें, उनके संदर्भ में, खासकर किसके संदर्भ में? प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में, अगर हमें दूसरी भाषा बच्चों में डेवलप करनी है तो हमें आवश्यकता काहे की पड़ेगी कि हमारी शिक्षा का तरीका क्या हो? एक तो समावेशी हो, दूसरा इंटेंशनली उसको वैसा बनाया गया हो, क्योंकि नेचुरल वे तो हमारे पास है नहीं, इंटेंशनली हमें वो नेचुरल की तरह बनाना पड़ेगा। और वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो, मतलब वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट लिए जाएं वो उनके परिवेश के हों। लैंग्वेज भले ही फॉरेन है लेकिन कॉन्टेक्स्ट उनके लोकल के हों, यानी कहानी अंग्रेजी में लिखी गई हो लेकिन वो कहानी किसी किसान की हो, किसी मजदूर की हो, किसी ऐसी चीज की कहानी हो जो उन्होंने पहले देखी या सुनी हुई हो, कहानी ऐसी हो। ये है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होना। फिर पेडागोजिकल अप्रोचेज, और पेडागोजिकल अप्रोचेज का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चा बेहतर सीख पाए। ठीक, दस इन मल्टीलैंग्वेज इंडिया, इस प्रकार बहुभाषी भारत में, इट इज इम्परेटिव फॉर लर्नर्स इन अर्ली ग्रेड्स, यानी प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली इन रूरल और अंडर रिसोर्स सेटिंग्स, विशेषकर देहात में और जहां पे रिसोर्स कम है ऐसी जगहों पर, L2 में भी एन अनफेमिलियर लैंग्वेज, एक अनभिज्ञ भाषा हो सकती है, ऐसी भाषा हो सकती है जिससे वो पूर्व के परिचित नहीं है, खासकर उन जगहों पे जहां रिसोर्सेस कम है या देहात का क्षेत्र है वहां पे। तो बड़ी समस्या जो है L2 के मामले में, वो शहरी परिवेश में नहीं है, वो है ग्रामीण परिवेश में, देहात परिवेश में। हेंस द रोल ऑफ द टीचर बिकम्स pivotal in providing rich oral input through various methods like conversation। अब ऐसे मामले में जो टीचर का रोल है वो ज्यादा ही पिवोटल मतलब होता है निर्णायक, ज्यादा ही निर्णायक हो जाता है। प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करने में, ओरल इनपुट्स यानी ओरल इनपुट्स को प्रदान करने में,
थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक कन्वर्सेशन। जब ऐसी स्थिति है कि देहात में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वहां तो L2 के हालात और भी खराब है, उसको तो एकदम विचित्र भाषा लग रही है L2। अब ऐसी स्थिति में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत निर्णायक हो जाता है कि वो ऐसे इनपुट्स का प्रयोग करे जिनके माध्यम से उसको बड़ी आसानी के साथ दूसरी भाषा सिखाई जा सके। उनमें कौन सा है? कन्वर्सेशन है, कि वो वार्तालाप करे। वार्तालाप के अलावा और वो क्या कर सकता है वो देखिए। वार्तालाप के अलावा वो कर सकता है एक और काम, वो स्टोरी टेलिंग कर सकता है, कहानियां सुना सकता है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन ये बहुत हेल्प करता है। एक पूरी तस्वीर है, अब उस बच्चे से उस तस्वीर के बारे में बताने को कहता है। वो पहले खुद बताता है, फिर बच्चे उसी के बारे में बताते हैं, तो बच्चों को अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है इस तकनीकी से, एक्सेट्रा आदि आदि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दीज मेथड्स यानी ये वाले मेथड व्हेन अलाइंड विद द 4 ब्लॉक अप्रोच, और जब ये वाले मेथड 4 ब्लॉक अप्रोच के साथ शामिल किए जाते हैं, मेक लैंग्वेज लर्निंग अ मीनिंगफुल, एंजॉयबल एंड इफेक्टिव प्रोसेस। जब 4 ब्लॉक अप्रोच भी इन चीजों के साथ जुड़ जाती है तो लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मीनिंगफुल हो जाता है, एंजॉयबल हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब दिस यूनिट एम्स टू इक्विप इन सर्विस प्राइमरी टीचर्स with the knowledge and practical tools to apply the 4 block approach in their language second। ये पूरा चैप्टर हम जैसे अध्यापकों के लिए जो सर्विस में हैं वो किस तरह से 4 ब्लॉक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इस बात को इस चैप्टर में बताया गया है। क्लासरूम फोस्टरिंग ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट एज ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि जब सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग करवानी है तो हमें पहला फोकस ओरल लैंग्वेज पे करना चाहिए। ओरल लैंग्वेज नींव के पत्थर की तरह काम करेगी और फिर उसके ऊपर हम एक भवन का, इमारत का निर्माण करेंगे। इन मोस्ट स्कूल्स इन इंडिया, भारत के ज्यादातर विद्यालयों में इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। दस इन दिस यूनिट, इस प्रकार इस यूनिट में द डिस्कशन विल रिवॉल्व अराउंड इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और इस पूरे यूनिट में जो हमारा सेकेंड लैंग्वेज का डिस्कशन होगा वो दरअसल इस आधार पे होगा कि हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। इस आधार पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं उन पे, यानी जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे ये पूरा चैप्टर तो दरअसल हम सीख क्या पाए होंगे, हम जान क्या पाए होंगे। पहली चीज, एक्सप्लेन्स द 4 ब्लॉक अप्रोच एंड इट्स रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम ये जान गए होंगे कि 4 ब्लॉक अप्रोच क्या है और इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट में रोल क्या है, योगदान क्या है, ये हम जान गए होंगे। यानी पूरी तरह से 4 ब्लॉक अप्रोच को समझेंगे, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि 4 ब्लॉक अप्रोच हमें क्यों अप्लाई करनी चाहिए, इसके फायदे क्या है, इसका योगदान क्या है लैंग्वेज लर्निंग में, सेकेंड लैंग्वेज में। डिस्क्राइब द लिंक बिटवीन ओरल लैंग्वेज एंड लिटरेसी। हम इस बात को भी डिस्क्राइब करने का प्रयत्न करेंगे इस चैप्टर के थ्रू कि दोनों के बीच में लिंक क्या है, काय के ओरल लैंग्वेज और लिटरेसी के मध्य में क्या लिंक है, इस बात को डिस्क्राइब करने का प्रयत्न करेंगे। फोकसिंग ऑन लिसनिंग, लिसनिंग पे ध्यान देंगे, एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग पे ध्यान देंगे एज फाउंडेशनल स्किल। बहुत महत्वपूर्ण बात पे हम बात करेंगे कि हम इन दो चीजों को फाउंडेशन के रूप में लेंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग को। और लिसनिंग और स्पीकिंग ही फर्स्ट लैंग्वेज सीखने में सबसे ज्यादा सहायक होती है क्योंकि बच्चा इतनी दो काम घर से सीख के आता है हमारे पास आने से पहले। अगर हम सेकेंड लैंग्वेज में भी ये दो चीजें शामिल करेंगे तो हमें उतनी ही आसानी हो जाएगी। रिकॉग्नाइजेस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन ओरल एक्सप्रेशंस। लिसनिंग का रोल क्या है, उसका महत्व क्या है, सुनने और समझने का महत्व क्या है, इस बात को समझेंगे इस पार्ट में। प्लान्स इंक्लूड इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन अक्रॉस डाइवर्स लैंग्वेज बैकग्राउंड्स। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम इस पार्ट में उन प्लान्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चों को क्लास में एक्टिव रखा जाए, उनसे पार्टिसिपेट करवाया जाए और एंजॉयफुल एटमॉस्फेयर में बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जा सके।
कुल मिलाकर के इतनी पर चर्चा इस पूरे चैप्टर में हम करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है कि दरअसल माहौल क्या है, इस चैप्टर का हमें क्या क्या पढ़ना है। स्पेशली कल हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग द 4 ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग NCF-FS एंड NCF-SE। NCFs में 4 ब्लॉक लर्निंग के बारे में क्या क्या बताया गया है, दरअसल 4 ब्लॉक लर्निंग है क्या, इस बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है और जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ तक आते आते हमें कोई प्रश्न नहीं मिले हैं, तो जब अगले टॉपिक को खत्म करेंगे तो शायद कुछ प्रश्न आएंगे, तो हम उन प्रश्नों को भी साथ साथ में हल करते चलेंगे। जो बीच में चैप्टर के बीच में जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको हम हल करते हुए चलेंगे और लास्ट में जो इंडेप्थ एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग हल करेंगे। अपने सुझाव, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से हमें वीडियोस में जरूर देते रहिए। इनसे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हम और बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हो पाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।